हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अप्रैल 2022 में जितने भी करंट अफेयर न्यूज़ के अंदर रहे उन सभी को हम जो है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी आपसे एग्रीकल्चर के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इवन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम नहीं भी है ना, उनमें भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी चीज़ से आपकी जो रूरल इकोनॉमी है वो टिकी हुई होती है। तो ये आपके लिए काफ़ी जानना जरूरी हो जाता है। तो इसकी PDF आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। लगभग 7-8 महीने हो गए इसको पढ़ाते हुए और सभी वीडियोस PDF आपको सब टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ के अंदर रहा। ज़्यादा टाइम इधर नहीं लगाते हैं, ये सब आपका काम है, ये आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी नेशनल बी बोर्ड से रिलेटेड। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आता, एलाइड एक्टिविटीज़ में आता है, याद रखना। ओके, तो नेशनल बी बोर्ड क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि एक नेशनल कॉन्क्लेव यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स। ये ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा? ये ऑर्गेनाइज की गई बाय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और NBB के द्वारा साथ में मिलकर के। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है और नेशनल बी बोर्ड है, दोनों ने साथ मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया, इस कॉन्क्लेव को। अब आपको यहाँ पर नेशनल बी बोर्ड के बारे में दिया गया है। वैसे जनरली आपको जस्ट पता होना चाहिए, ये करंट अफेयर की चीज़ नहीं हो जाती नीचे। करंट अफेयर्स की सिर्फ एक लाइन ये वाली थी, लेकिन बाकी की जो नीचे की चीज़ें हैं ये सब तो आपका स्टैटिक पार्ट बन जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी यहाँ पर बनाई गई थी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर सन 2000। ओके, और प्रमोट की जाती है बाय स्मॉल फार्मर्स एग्रीज बिजनेस कंसोर्टियम SFAC के द्वारा। रिकॉन्स्टिट्यूट की गई 2006 में और इसका ओवरऑल जो काम है वो यही है कि किस तरीके से जो बी कीपिंग है उसमें साइंटिफिक जो एस्पेक्ट है उसको इन्वॉल्व किया जाए ताकि बी कीपिंग के द्वारा फार्मर्स की इनकम यहाँ पर इंक्रीज हो सके, हनी का प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके और ओवरऑल जो बी कीपिंग सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट किया जा सके। अब यहाँ पर ये जो कॉन्क्लेव की गई है इसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स। तो बी वैक्स क्या होता है इसके बारे में भी आपको 3-4 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। तो कुछ भी नहीं है, एक तरीके का फूड ग्रेड बैग्स है। ओके, वाइट कलर का होता है लेकिन अगर काफ़ी समय तक यहाँ पर रखा रहा तो इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। कई केमिकल जो है इसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। अगर फ्रेशली पेपर होगा तो फिर वो वाइट कलर का होगा, अदरवाइज उसका येलो कलर यहाँ पर हो जाएगा। कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लाइक हाईली प्लास्टिक होता है। ओके, दूसरी चीज़ वाटर में नहीं घुलता, साथ ही साथ बहुत सारे एसिड्स का असर भी इस पर नहीं होता। और तो और ये ऑर्गेनिक जो सोलवेंट है उनमें सोल्यूबल भी यहाँ पर है। मुझे नहीं लगता केमिकल जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर पूछा जाता है। बी वैक्स को आप यूज़ कर सकते हो ड्रग व्हीकल के रूप में, बेसिकली टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के रूप में आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ आप देखोगे कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। और क्रोमेटोग्राफी है, फ्रेगनेंस वगैरह बढ़ानी हो सोप वगैरह के अंदर, परफ्यूम वगैरह में, तो वहाँ पर इस बी वैक्स का यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। ये नेशनल जो आपका बी बोर्ड है उसका लोगो और ये है आपका बी वैक्स, इस तरीके का ये यहाँ पर होता है। अलग अलग यूजेज इसके देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद सनफ्लावर न्यूज़ के अंदर आया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि सनफ्लावर जो एरिया है उसको यहाँ पर हम प्रमोट करेंगे, उसको एम्फेसाइज करने की कोशिश करेंगे और उसका प्रोडक्शन कंट्री के अंदर जो है वो यहाँ पर बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो सनफ्लावर ऑयल जो है वो एडेबल ऑयल है और बेसिकली जो है यूक्रेन वगैरह से आता है, लेकिन अभी इंपोर्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है जिसकी वजह से हमें इंडिजिनियसली प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत यहाँ पर पड़ गई। ओके, तो सनफ्लावर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, बेसिकली टेम्परेट रीजन्स में उगाई जाती है, बट इंडिया में भी जो हाई एरियाज हैं वहाँ पर उगाने की कोशिश को की जाएगी जहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं वो लगभग टेम्परेट जैसी यहाँ पर होती हैं। ओके, तो मेजर सोर्स है वेजिटेबल ऑयल्स का पूरी दुनिया में और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में भी आता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसकी सप्लाई हमेशा कम यहाँ पर पड़ जाती है। इसका क्लाइमेट भी यहाँ पर दिया गया है, कूल क्लाइमेट चाहिए ड्यूरिंग जर्मिनेशन, लेकिन वार्म वेदर चाहिए जब सीडलिंग स्टेज चल रही हो, और सनी डेज चाहिए जब फ्लोवरिंग टू मैच्योरिटी चाहिए। मतलब पूरी लाइफ साइकिल के दौरान अलग अलग तरीके की इसको क्लाइमेट यहाँ पर रिक्वायर यहाँ पर रहता है। ओके, तो परफॉर्म वेल इन डीप न्यूट्रल एंड वेल ड्रेन्ड लाइट, तो लाइट भी थोड़ी इस तरीके की होनी चाहिए और सोइल हैवी होनी चाहिए। पीएच वगैरह की कंडीशन दी गई हैं। और मेजर सनफ्लावर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे आ जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना क्योंकि सनफ्लावर ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको हमें इंडिजिनियसली बढ़ाना है। ग्लोबल जो सिचुएशंस यहाँ पर चल रही हैं उसमें हम अब ज़्यादा डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ पर नहीं रख सकते, इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद ये आया न्यूज़ के अंदर, क्या नाम है इसका, मदुरई मल्ली, जैस्मिन फ्लावर इसको कहते हैं, ये वाला। ओके, इमेज के अंदर देखेंगे आप
तो ये जीआई टैग इसको यहाँ पर मिला हुआ है, तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट है, इसको यहाँ पर याद रखिएगा। न्यूज़ के अंदर आया, नया नहीं है, नया जीआई टैग नहीं मिला है, न्यूज़ के अंदर आया, पुराना ही जी टैग मिला हुआ है। ओके, और इसके अंदर अगर हम देखें तो फ्रेगनेंस बहुत बढ़िया होती है, मतलब खुशबू तेज होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिस्टीरियस खुशबू यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, पीटल्स जो हैं वो थिक होते हैं, और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, बट ये सब काम की नहीं। आप जस्ट इतना याद रखो तमिलनाडु का जीआई प्रोडक्ट है। ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मदुरई जो है वो यहाँ पर आपकी इसका बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ पर इसको जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं 2-3, इनको यहाँ पर याद रखने की कोशिश करो। ऐसे 1000 से ज़्यादा जीआई टैग दिन भर न्यूज़ के अंदर आते रहते हैं, सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला मैंने यहाँ पर दे दिया है। ऐसे ही एक और न्यूज़ के अंदर आया इस महीने में अप्रैल में, जिसका नाम था आपका नागा मिर्ची। 10 बार पढ़ा चुके हैं जब से वीडियोज़ बनानी शुरू करी हैं नागा मिर्ची के बारे में। ओके, तो नागालैंड की फेमस है, पूरी दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है, जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, तो ये सब भूल छोड़ो कि इसका दूसरा नाम है। तो ये सब पॉइंट्स हम बता चुके हैं, तो इसको इग्नोर मार दिया गया, क्योंकि कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वही पुरानी चीज़ न्यूज़ के अंदर आई तो हमने यहाँ पर आपको कवर करा दी। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक WTO है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके के बॉक्सेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, ग्रीन बॉक्स होता है, एम्बर बॉक्स होता है, ठीक है। अभी हम उन बॉक्सेस की तरफ यहाँ पर नहीं जा रहे, लेकिन ये सब जो बॉक्सेस हैं वो सब्सिडीज़ को रेगुलेट करने का काम यहाँ पर करते हैं। ओके, WTO के अंदर में आते हैं। UPSC इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि एक होती है WTO के अंदर पीस क्लोज, जो कि बाली एग्रीमेंट 2013 के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई थी। पीस क्लोज ये कहती है कि एक कंट्री 10%, देखो WTO ने ये मैंडेट किया हुआ है कि कोई भी कंट्री 10% से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन का, जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं देगा। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया 10% से ज़्यादा सब्सिडी देता है। कैसे दे देता है भाई, हमने पीस क्लोज यहाँ पर WTO के अंदर लागू करवाई। हम, हमारे जैसे और कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनको कहते हैं, हमने कहा कोई कंट्री, कोई डेवलपिंग कंट्री, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री अगर 10% से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कराता है तो आप हमारे पास आकर के शिकायत नहीं करोगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसे आके शिकायत करते हैं, क्यों? क्योंकि आप सीधी सी बात यहाँ पर समझो, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पर हर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये पसंद नहीं आता कि कोई कंट्री इतना ज़्यादा क्यों सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ये पीस क्लोज ये कहती है कि 10% से ज़्यादा सब्सिडी डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, और आपको किसी भी तरीके से शिकायत करने की जरूरत नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ को। ओके, तो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी की नीड को पूरा करने के लिए आप देखो 10% परमिटेड है, लेकिन हमने उससे ज़्यादा 15.5% तक यहाँ पर जो है वो ये अवेलेबल कराई सब्सिडी, यानी 5% ज़्यादा सब्सिडी अवेलेबल कराई। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बना था 2018-19 में जिसने पीस क्लोज को लागू किया 2020 में। ओके, 2020 में हमने पीस क्लोज को लागू किया, 2021 में भी लागू किया, यानी 10% से ज़्यादा सब्सिडी दी, और स्पेशली राइस के मामले में। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर, और 2022 में भी हमने 10% से ज़्यादा सब्सिडी दी। तो ये आपका थर्ड टाइम है जब हमने पीस क्लोज को यहाँ पर इन्वोक किया है। आप देख सकते हो लिखा हुआ है साफ साफ, अगर ये पढ़ के समझ में आता है तो, अंडर पीस क्लोज WTO मेंबर कंट्रीज़ जितने भी हैं आर रिफ्रेन, वो नहीं कर सकते, उनको रोका गया है फ्रॉम चैलेंजिंग एनी ब्रीच इन प्रिस्क्राइब्ड सब्सिडी सीलिंग गिवन बाय ए डेवलपिंग नेशन एट डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम ऑफ WTO। याद आया, मतलब समझ में आया, WTO के अंदर कोई भी मेंबर कंट्रीज़ चैलेंज नहीं कर सकता सब्सिडी सीलिंग को, जो कि 10% डिस्क्राइब की गई है। किसी भी डेवलपिंग नेशन के द्वारा अगर 10% की सीलिंग ब्रीच की जाती है तो आप ज़बरदस्ती आकर के यहाँ पर शिकायत नहीं करोगे। तो ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, हर तीसरे चौथे बार हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। उसके बाद PM किसान जो है वो न्यूज़ के अंदर आया। क्यों न्यूज़ के अंदर आया ये जानना ज़रूरी है। गवर्नमेंट क्या है कि डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ऐसे फार्मर्स जो कि इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उसके बावजूद इस स्कीम का बेनिफिट यहाँ पर उठा रहे हैं, तो ऐसे इन एलिजिबल फार्मर्स को आइडेंटिफाई करेगी, उनको बाहर करने का काम यहाँ पर करेगी। ओके, क्योंकि वो ओरिजिनल बेनिफिशरीज नहीं है, उनको इसके बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो इनकम है काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको इसके बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए। तो ये स्कीम जो है वो बेसिकली पुअर मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। और PM किसान के अंदर आपको पता है 6,000 रुपये एक साल में प्रोवाइड किए जाते हैं, और 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये करके प्रोवाइड कराए जाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब ये उसका काम यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो ये जो सारी न्यूज़ है ये आपके काम की यहाँ पर हो जाती है।
ठीक, तो इससे अगर हम आगे चलें तो आपको मिलेगा कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो 42% यहाँ पर बढ़ गया है जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2022 का 2021-22 का, उसमें लिखा हुआ है कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है, जो मेनली एक्सपोर्ट कमोडिटी है, हम बाहर काफ़ी भारी मात्रा में इसका निर्यात करते हैं, और जितनी भी मतलब 65 to 70% ऑफ द कॉफ़ी जो हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर, वो एक्सपोर्ट की जाती है। तो अगर 100 किलो यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन किया गया तो उसमें से 70 किलो तो हम यहाँ पर बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली दो तरीके की वैरायटीज़ हैं इंडिया के अंदर, एक है अराबिका और दूसरी है रोबस्टा। ये दोनों की दोनों इंडिया में ग्रो की जाती हैं। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट एक अच्छा इलाका है जहाँ पर कॉफ़ी की कल्टीवेशन की जाती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु स्पेशली, बट ये जो है वो अभी एरिया एक्सपेंड हो रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अच्छी मात्रा में कॉफ़ी का प्रोडक्शन लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो वेल ट्रेंड हाईली एसिडिक सॉइल यहाँ स्लाइटली एसिडिक सॉइल यहाँ पर चाहिए, ओके, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होना चाहिए सॉइल के अंदर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर आप देख सकते हैं, अरेबिका के लिए आपको 15 से जो 25 डिग्री है वो चाहिए, और रोबस्टा के लिए 20 to 30 डिग्री चाहिए। थोड़ा सा फीचर्स को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में दो। रोबस्टा के जो सीड्स होते हैं वो थोड़े से छोटे हैं, और अरेबिका का जो सीड है वो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप देखो तो अरेबिका नाम की जो कॉफ़ी है वो हाई एल्टीट्यूड पर उगाई जा रही है, लगभग 800 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पर, जबकि रोबस्टा जो है वो आपकी लोअर एरिया यानी कि 0 से लेकर के 800 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है। ओके, ओरिजिन भी देख सकते हो, ये कोंगो है, इथोपिया है, ठीक है, यहाँ से ये निकल करके आए और इंडिया के अंदर इस तरीके से आए। ओके, उसके बाद कैफ़ीन का जो कंटेंट है वो देख सकते हो आप, रोबस्टा के अंदर ज़्यादा होता है कैफ़ीन के और अरेबिका के अंदर कम होता है, और अरेबिका को ब्लॉसम होने के लिए टाइम कम लगता है, रोबस्टा काफ़ी समय में यानी लगभग पूरा 1 साल में ब्लॉसम यहाँ पर होती है। ओके, तो ये सब कुछ फीचर्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद ये न्यूज़ के अंदर आया, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके की मशरूम है जिसका नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। ये जो मशरूम है ये एक तरीके से एडिबल मेडिसिनल मशरूम है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खाई जा सकती है, मशरूम है क्योंकि, और बेसिकली चाइना के अंदर इसको लिंगजी कहते हैं और जापान के अंदर इसको रीशी कहा जाता है। ओके, इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम बात करें गैनोडर्मा की, इसके अंदर 400 से ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूट मौजूद हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, एल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फिनोल्स, ओके, ये सब इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो फ़ायदे क्या हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, एक तो इनके अंदर इम्यूनो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करने वाले जो केमिकल्स हैं वो इसके अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर पाई जाती हैं। नॉर्मल मशरूम की तरह नहीं, इट ग्रोज ऑन वुड एंड वुड बेस्ड सबस्ट्रेट ओनली, ये सिर्फ पेड़ों पर उगती हैं, ओके, वुड पर ही उगेगी, जबकि जो नॉर्मल मशरूम है वो आपकी सॉइल पर भी उग जाती है। ऑलराइट, तो ये वुड पर यहाँ पर उगती है, आप देख सकते हो इमेज के अंदर, पीछे आपको लकड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, तो इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं, रिकॉर्ड पहली बार ऐसा हुआ है ड्यूरिंग आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, उसमें हमने $50 बिलियन के जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स यहाँ पर हासिल कर लिए हैं, और ये फिगर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, तो ऑफिशियल फिगर है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो एक्सपोर्ट है ये आपका 50.21 बिलियन का रहा एग्जैक्ट फिगर में अगर हम बात करें, पिछले साल की तुलना में 19.92% यहाँ पर जो है वो बढ़ा है। इससे पिछले साल 2020-21 में हमने कितना प्रोडक्शन किया था, तो 41.87 बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट किया था, और ये जो एक्सपोर्ट था वो 2019-20 की तुलना में 17.66% ज़्यादा था। अब इतना सारा डाटा याद नहीं रह पाएगा, इसीलिए जो याद रहे उसको यहाँ पर याद रखने की कोशिश करो। फिलहाल ये वाला तो याद रखो कि 19.92% पिछले साल की तुलना में यहाँ पर बढ़ा है। ओके, तो मेजर जो चीज़ें हैं, राइस हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, बासमती स्पेशली, और व्हीट है, शुगर है, और अदर सीरियल्स भी हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं। सबसे बढ़िया ये है कि जो मराइन प्रोडक्ट का जो शेयर है वो भी काफ़ी बढ़ा है, तो स्पेशली हम जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, और मरीन प्रोडक्ट्स भी एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर में पार्ट आ जाता है, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट का एक हिस्सा यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर याद हो गई। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का, देखो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ेंगे तो जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल के थ्रू।
साथ ही साथ जो बेटर प्राइस मिलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इस टाइम हर चीज़ के बढ़े हुए हैं। ओके, इंप्रूवमेंट होगा प्रोडक्ट क्वालिटी में, पैकेजिंग में, क्योंकि आप बाहर भेज रहे हो, शिकायत नहीं आनी चाहिए, ना किसी और के पास जानी चाहिए लाइक WTO वगैरह के अंदर। ओके, उसके बाद ट्रेड रिलेटेड रिसर्च बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बढ़ेंगी। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो एक कंट्री को ये सारे फायदे यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ा है। जैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर कहा गया था कि $30 बिलियन के यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, इसको बढ़ा करके $60 बिलियन के एक्सपोर्ट करने हैं और कोशिश करनी है आने वाले समय में $100 बिलियन के यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होंगे। तो 60 बिलियन के तो हम अगले साल तक पहुँच ही जाएंगे। ओके, लगभग। तो फार्मर्स की इनकम भी इससे यहाँ पर इंक्रीज़ होगी और एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर हार्नेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इस तरीके से एक लीडिंग प्लेयर के रूप में वर्क करेगा। ओके, उसके अलावा हमने ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड की, जिसको कहते हैं TMA। ओके, और स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि इंटरनेशनल जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। और ये जो आपके बेसिकली ट्रैवल वगैरह के लिए हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाए। उसके अलावा जो फार्मर कॉन्टैक्ट पोर्टल भी यहाँ पर सेटअप किए गए, डायरेक्ट फार्मर से कॉन्टैक्ट करेंगे, FPOs हैं उन सबकी मदद ली जाएगी और एक्सपोर्टर वगैरह से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी यहाँ पर होगा। उसके अलावा जो इंडियन मिशन पूरी दुनिया में यहाँ पर फैले हुए हैं उनके द्वारा भी इंटरेक्शन हुआ। साथ ही साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, जो कि अवेलेबल है अंडर द आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, एपीडा की, एमपीडा की, टी बोर्ड की। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मेराइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन सब के द्वारा डायरेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से यहाँ पर उठाए गए और पूरी दुनिया को ये सब जो है वो एक्सपोर्ट किया गया। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो व्हीट का एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर जंप हुआ है और देख सकते हो कितना जंप हुआ है, 4 फोल्ड इंक्रीज देखने के लिए मिला, 4 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पर हुआ है। राइस, व्हीट, शुगर, सीरियल, इन सब में हाई जो एक्सपोर्ट देखने के लिए मिले हैं और ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। ओके, उसके बाद ये भी एक इमेज है इसी चीज़ के ऊपर, 50 बिलियन के यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो हासिल किए हैं। ग्रोथ याद रखना, लगभग 20% की ग्रोथ यहाँ पर हुई है पिछले साल से। राइस, व्हीट, शुगर, सीरियल में इंडिया हैज़ कैप्चर्ड नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट फॉर राइस। पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखना। व्हीट का जो एक्सपोर्ट है वो 4 गुना से यहाँ पर बढ़ा है, ये भी ध्यान रखना। मैरीन प्रोडक्ट्स जो है वो 7 बिलियन यहाँ पर, जो 50 बिलियन में से 7 बिलियन किस चीज़ का हिस्सा है, तो मैराइन प्रोडक्ट्स का हिस्सा है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। तो कोस्टल स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट होता है इस चीज़ से। तो ये सब पॉइंट्स आपके काम के हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी मतलब आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं जिनमें बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर अब फोर्टिफाइड राइस भी जो है वो दिया जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उनमें कहीं पर भी अगर चावल वगैरह दिए जाते हैं, राइस वगैरह दिए जाते हैं, तो वो सिंपल राइस नहीं होंगे, अब हम फोर्टिफाइड राइस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो जितनी भी गवर्नमेंट रन फूड स्कीम है, ओके, लाइक आप देख सकते हो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर में है, PM पोषण एंड मिड डे मील जो थी, ओके, या कोई और अदर वेलफेयर स्कीम है, उन सब के अंदर जो भी सप्लाई की जाती थी राइस की, अब वो सिंपल राइस नहीं होगा, अब वो फोर्टिफाइड राइस यहाँ पर होगा। फोर्टिफाइड राइस आपको पता है राइस के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए विटामिन 12 मिला देते हैं। ओके, अलग अलग तरीके के फोलिक एसिड वगैरह उन सबको यहाँ पर आपका बढ़ाया जाता है। तो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक आयरन, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, इन सब में हम इनको यहाँ पर बढ़ाते हैं, तो जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है वो भी हम उससे लड़ सकते हैं। तो ये सब काम यहाँ पर होते हैं। अब ये जो एंटायर कॉस्ट है राइस फोर्टिफिकेशन की, ये सेंटर के द्वारा यहाँ पर फुलफिल की जाएगी, स्टेट्स इसमें कोई पैसा योगदान नहीं करेंगे। अभी 3 फेज़ में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। पहला तो ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर जो फूड अवेलेबल कराया जाता है वहाँ पर दिए जाएंगे, और PM पोषण यानी मिड डे मील वगैरह के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे मार्च 2022 से। और फिर आपका फेज़ 2 होगा, इसमें आपका पहले 2 तो ये कवर होंगे ICDS मिशन पोषण, उसके अलावा जो आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और अदर वेलफेयर स्कीम्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मार्च 2023 से यहाँ पर लागू हो जाएंगी। स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इसको चलाएंगे। फेज़ 3 के अंदर जो है वो हम ऊपर के दोनों तो चलते ही रहेंगे,
उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बाकी की बचेंगी मार्च 2024 तक उसको भी यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। ओके, तो ये फेजेस हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो इंडोनेशिया ने जो अपना पाम ऑयल एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया है। ठीक है, इंडोनेशिया में भारी मात्रा में जो पाम ऑयल है उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उसको पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन अब इंडोनेशिया की सरकार ने कहा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स को कम करना पड़ा है। तो ये खबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडोनेशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है बेसिकली, ओके, पाम ऑयल का, वो अब अपने एक्सपोर्ट जो हैं वो यहाँ पर बैन कर दिया है उसने। और जो डोमेस्टिक शॉर्टेज यहाँ पर हो गई है कुकिंग ऑयल की, उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है वो आपके इंडोनेशिया ने ये काम यहाँ पर किया है। इंडिया जो है वो बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। ये देखो, एक तरफ आपका इंडोनेशिया है जो कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, एक तरफ हम है इंडिया जो कि लार्जेस्ट इंपोर्टर यहाँ पर है। इंपोर्ट हमारे इंडोनेशिया से भी होते थे, लेकिन अब यहाँ पर इंडोनेशिया ने बैन कर दिया है, तो इंडिया के अंदर ये नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से पहले से ही होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड हाई है, डबल डिजिट के अंदर। उसके बावजूद अब ये जो एक्सपोर्ट यहाँ पर बंद हुए हैं उसकी वजह से इंडिया में जो ये इन्फ्लेशन है वो और तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगा और ये जो बैन है इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब यहाँ पर हो जाएगी। देखो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। पहले से ही हमारे पास सनफ्लावर ऑयल नहीं है यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, ओके, यहाँ से आता था, वो भी तो एक तरीके से एडिबल ऑयल है। ओके, एडिबल ऑयल हम नहीं उगा पा रहे हैं ना इतना, हालांकि स्कीम चली हुई है लेकिन वो इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ से हमारा सनफ्लावर ऑयल जो है वो आना ख़त्म हो गया था। इधर से इंडोनेशिया ने अब यहाँ पर अपना पाम ऑयल बैन कर दिया है, तो इंडिया में जो ये रेट हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इसी तरीके से काम होगा। पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो लगभग जितना भी एडिबल ऑयल सप्लाई किया जाता है पूरी दुनिया में उसका 40% हिस्सा पाम ऑयल का ही होता है। बाकी आप देखो, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, रैपसीड है, ओके, इनका भी है। और इंडोनेशिया जो है वो लगभग 60% ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल सप्लाई को पाम ऑयल की, उसको कंट्रोल किए हुए है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। उसके अलावा आप देखोगे कि इंडोनेशिया से हमारे शिपमेंट वगैरह आने थे वो तो चलो आ जाएंगे। डेस्पाइट द राइजिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इंडिया का जो पाम ऑयल है इंपोर्ट है वो 21% जंप भी किया है। ओके, प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन नीड तो नीड है। ओके, उसके लिए आपका हमने देखो कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ा है। सनफ्लावर ऑयल पहले से ही दिक्कत कर रहा था यूक्रेन वगैरह के लिए, तो हमने अलग जगह पर जो है वो देखने की कोशिश की कि कहीं और से मिले, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं मार्केट के अंदर, सब कवर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो बेसिकली पाम ऑयल के बारे में चीज़ों को समझना है। हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम भी चलाया था, ये भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2025-26 तक मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार पर रहेगा इसके अंदर। और इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऑयल पाम डेवलपमेंट स्कीम्स भी चली हुई हैं, ये सब भी हमारी कुछ हद तक जो है वो मदद करेंगी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बट ये स्कीम चली हुई है 10 साल से पहले, कोई बेनिफिट नज़र नहीं आने वाले, तो अभी तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ देखना पड़ेगा। उसके अलावा जूट यहाँ पर न्यूज़ के अंदर यहाँ पर आया और यहाँ पर जो है वो बेसिकली कहा गया है कि जो आप रो जूट यहाँ पर होता है उसकी स्टॉकिंग लिमिट जो है वो आपकी थोड़ी सी कह सकते हैं कि टाइट यहाँ पर की गई। मैक्सिमम स्टॉक लिमिट जो है वो रो जूट के लिए वो 500 कुंटल हो गई। आप 500 कुंटल से ज़्यादा जूट को इकट्ठा नहीं कर सकते, पहले 750 कुंटल था। और ट्रेडर्स के लिए भी कहा गया है कि आप 50 कुंटल से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी स्टॉकिंग नहीं रख सकते। पहले 150 कुंटल थी लेकिन अब 50 कुंटल यहाँ पर रह गए। ये क्यों? क्योंकि सब अपने स्टोर में रख लेते हैं और प्राइस बढ़ने का इंतज़ार यहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो आपकी रो जूट है उसकी सप्लाई कम हो जाती है और आप देख सकते हो रेट यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये सब जो जमाखोरी है उसको कम करने के लिए किया गया है और सप्लाई को बढ़ाने के लिए मील्स को सप्लाई पहुंचनी चाहिए रीज़नेबल प्राइसेस में, इन सब के लिए यह काम किया गया है। जूट की अगर हम बात करें तो गोल्डन फाइबर इसको यहाँ पर कहते हैं, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हैंड हार्ड बियरिंग बेस्ट फाइबर। ओके, ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्लांट यहाँ पर आपको दिया गया है जिसका नाम है कोरकोरस ओलिटोरियस और एक नाम है आपका कोरकोरस कैप्सुलरिस। इन दोनों के द्वारा जो जूट है वो यहाँ पर प्रोक्योर किया जाता है।
एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेटिव है, ओके, यहाँ पर इसकी अच्छी फसल उगती है, बाकी जगहों पर पहुँचा होगा यहाँ से। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, लगभग 50% रो जूट का मार्केट हमारे पास है, और साथ ही साथ 40% जूट की जो गुड्स हैं यहाँ पर बनते हैं, बैग्स वगैरह हो सकते हैं या फिर और चीज़ें हो सकती हैं, वो सब हम सप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आपको मिलेगा कि इंडिया में जो इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट, देखो अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करी, अभी डेयरी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। उनका जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 500 मिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है। इससे पहले हमें 8 साल पहले इतना देखने के लिए मिला था, उसके बाद से अब देखने के लिए मिला है। तो लगभग 93% की ग्रोथ वैल्यू के हिसाब से और 63% की ग्रोथ वॉल्यूम के हिसाब से देखने के लिए यहाँ पर मिली है पिछले साल की तुलना में। तो ये एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो पूरी दुनिया में डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है कमोडिटीज़ की, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की, ओके। ग्लोबल प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो उस पर्टिकुलर जो गुड्स हैं उनका अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है। साथ ही साथ जो फीड की कॉस्ट है वो भी राइज़ हो रही है, फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है डेयरी रिच कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ, जिसकी वजह से इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ाया और ये 500 मिलियन का मार्क यहाँ पर हासिल किया। और जो डिमांड है इंडियन डेयरी प्रोडक्ट की वो भी यहाँ पर एनहेंस हो रही है, ओके। तो आप देख सकते हो इसके अलावा बहुत सारे काम और भी किए गए हैं, लाइक डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था, जिसकी द्वारा हम सब्सिडाइज लोन अवेलेबल कराते थे, किसको? जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं उनको, और इंटरेस्ट रेट भी इतना रखा जाता था ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसके जरिए जो हम आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंक्रीज़ करते थे ऑफ मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को भी यहाँ पर हमने बढ़ाया। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, इसकी मदद से हम जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्रिएट कर रहे हैं, उसको स्ट्रेथन कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग वगैरह अवेलेबल करा रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए गए लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए, ताकि उनको एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पर मिल सके बैंक वगैरह के जरिए। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी चलाई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, और मोज़रेला चीज़ वगैरह हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ी है, और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें इस तरीके से बढ़ावा हुआ है। और ऑटोमेटिक रूट से हमने 100% FDI भी यहाँ पर परमिट किया है। उसके अलावा इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में नंबर 1 पे आ जाता है, और लगभग 20% वर्ल्ड प्रोडक्शन का हमारे पास यहाँ पर है। लगभग 80 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी अवेलेबल कराते हैं। तो सब पॉइंट हैं, ये सब आपको याद रखने हैं, ये एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते स्लाइड के लिए, ओके। एनिमल हस्बेंड्री में FDI कितना परमिटेड है? 100%। क्या ऑटोमेटिक रूट से है या परमिशन लेकर के करना पड़ेगा? तो ऑटोमेटिक रूट से है, ओके। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आप देख सकते हो 500 मिलियन का मार्क यहाँ पर हासिल किया है 8 सालों में, ऐसी बढ़ोतरी कभी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिली। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बटर है, घी है, इनका कंस्टिट्यूशन रहा लगभग 53%। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर थे वो थे आपके मिल्क पाउडर वगैरह, और तीसरे नंबर पर जो है वो आपके चीज़, पनीर वगैरह, इनका एक्सपोर्ट यहाँ पर रहा। तो ये भी याद रखो कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का शेयर रहा? बटर, घी वगैरह का शेयर रहा, और ये भी सब डेयरी प्रोडक्ट के अंदर में ही आते हैं, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर इजिप्ट ने कहा है कि अब हम इंडिया से व्हीट को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इजिप्ट ने कहा है कि अब हम इंडिया से व्हीट को इंपोर्ट करेंगे। तो इस लाइन को ऐसे लिखा गया, इजिप्ट अप्रूव्स इंडिया एज अ व्हीट सप्लायर, ओके। तो अब इजिप्ट के अंदर इंडिया का व्हीट यहाँ पर जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने इस बात को कहा। इजिप्ट की बात करें तो दुनिया का बिगेस्ट इम्पोर्टर्स में से आता है, ओके। दुनिया के बिगेस्ट इम्पोर्टर में से आता है जो कि व्हीट को इंपोर्ट करता है। और यहाँ पर व्हीट जो है वो रशिया, यूक्रेन वगैरह से आता था, लेकिन अब जो है वो एज अ सोर्स चाइना भी इंडिया भी यहाँ पर आ चुका है। इंडिया चाइना के बाद व्हीट का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। रीज़न फॉर ग्लोबल फूड क्राइसिस इंक्लूड, अब ये क्यों इजिप्ट इस तरीके से यहाँ पर इंडिया को एज अ व्हीट सप्लायर मान रहा है? तो उसके पीछे के कुछ कारण हैं। फूड, फर्टिलाइज़र, ऑयल, गैस, सभी चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ हो रहे हैं। सप्लाई चेन में बहुत गिरावट देखने के लिए मिली है। कोरोना वायरस पेंडेमिक का खतरा अभी तक नहीं टला है। हाई एनर्जी कॉस्ट देखने के लिए मिल रही है। प्रोडक्शन के लिए भी जो एनर्जी कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज अपना अलग से प्रभाव यहाँ पर छोड़ रहा है। साथ ही ये भी बताया गया, किसी कंट्री में अगर फूड इनसिक्योरिटी आती है तो आप उसको एड्रेस कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग पॉलिसीज़ अपनाइए। जितने भी कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया हैं लाइक यूक्रेन वगैरह है, अफगानिस्तान है,
सीरिया है और जो आपके आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं ना अफ्रीका वगैरह के अंदर, उन सभी इलाकों में आप ये सब कीजिए। उसके अलावा अपने जो फूड सिस्टम है, प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक का जो फूड सिस्टम वैल्यू चेन है, उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस को स्केल करना है। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो उगानी है जो कि क्लाइमेट का उन पर असर कम से कम पड़े। सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ अपनानी है, स्ट्रेथन करना है रेजिलियंस, मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमिक एडवर्सिटी के लिए तैयार रहना है। ओके, और साथ ही साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भी इंटरवेंशंस यहाँ पर लेने हैं। न्यूट्रिशियस फूड की जो कॉस्ट है वो लोअर यहाँ पर रहनी चाहिए ताकि लोगों को अवेलेबल हो सके। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने इशू किया ट्रेड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो बिल नया पास किया जाएगा ये टी एक्ट 1953 को रिप्लेस करेगा, यानी ये एक्ट ख़त्म और ये वाला एक्ट चालू जब एक्ट बन जाएगा। और ये जो आपका 1953 का एक्ट था ये इसलिए बनाया गया था ताकि टी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके और टी कल्टीवेशन को रेगुलेट किया जा सके, एक्सपोर्ट्स हैं, और टी बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट भी इसी एक्ट के अंदर में यहाँ पर हुआ था। तो ये 1953 का एक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता था। ओके, इसके अंदर अब जो नया एक्ट यहाँ पर आएगा ये वाला टी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल, इसके अंदर ये जो रेगुलेशन वाला पार्ट था इसको हम थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका आर्किक या रिडंडेंट प्रोविजंस थे कि आपको परमिशन लेनी है, टी का प्लांट उगाना है, एक्सपोर्ट अलॉटमेंट के लिए हैं, एक्सपोर्ट कोटाज हैं, लाइसेंस हैं, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सेस वगैरह है, इनका रिमूवल किया जाएगा या ईजिंग की जाएगी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। टी प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी है। ओके, विदाउट परमिशन आप प्लांट को रिमूव नहीं कर सकते टी के। ये सब कुछ हर्डल्स हैं जो कि टी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनको ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा माइनर ऑफेंसेस के लिए सज़ा दी गई थी। ओके, और इनको भी सब हटाया जाएगा। ओके, अब ये सज़ा वजह देने की ज़रूरत नहीं है। राइट, पेनल्टीज़ अलग अलग चीज़ों के लिए थी, वो सब अब नहीं दी जाएगी। उसके अलावा इंट्रोड्यूस किया जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, इसका मतलब ये है कि एवरी एक्शन जो टी बोर्ड यहाँ पर लेगा वो सारे के सारे एक्शंस इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से यहाँ पर होने चाहिए ताकि पूरी कंट्री में एक जैसे तरीके का एक्शन यहाँ पर लिया जा सके और अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। जैसे डिसीजन टी बोर्ड लेगा वो डिसीजंस मैच करने चाहिए बिल के अंदर लिखे हुए प्रोविजंस से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अभी जब बिल पास हो जाएगा ना, एक्ट वैक्ट बन जाएगा, तब और डिटेल में न्यूज़ में आएगा, तब हम और ज़्यादा इसको यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया जो है वो टी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके, इन द वर्ल्ड, और हमारा जो शेयर है वो 20% यहाँ पर जो है वो है। ओके, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडिया जो है वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। श्रीलंका, चाइना, केन्या के बाद हम चौथे नंबर पर एक्सपोर्ट के मामले में आते हैं। इंडिया जो है वो दुनिया की कुछ फाइनेस्ट टी यहाँ पर उगाता है, जैसे कि दार्जिलिंग है, असम है, नीलगिरीज टी है, फेमस हैं पूरी दुनिया में इन नामों से, दार्जिलिंग टी के नाम से, असम की टी के नाम से, नीलगिरीज टी के नाम से। ओके, तो दुनिया की फाइनेस्ट टी हम यहाँ पर जो है वो उगाते हैं। इस तरीके से हमारी जो टी इंडस्ट्री है वो यहाँ पर वर्क करती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। उसके बाद न्यूज़ के अंदर आते हैं पर बॉइल्ड राइस। पर बॉइल्ड राइस क्या होते हैं तो अभी समझेंगे पूरा इस कंसेप्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलने की उम्मीद रख रहे हैं इस बारी। तो रिसेंटली सेंटर ने कहा है कि हम जो है वो एक्सेस पर बॉइल्ड जो राइस है उनकी परचेज़ को स्टॉप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो बहुत ही कम हो गई है। अब ये जो पर बॉइल्ड राइस हैं इसको स्टॉप करने की बात हो रही है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें पर बॉइल्ड राइस के बारे में तो इनको कन्वर्टेड राइस भी कहा जाता है और इनको ईजी कुक राइस भी यहाँ पर कहा जाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पर बॉइल्ड राइस हैं ये पार्शली बॉइल्ड राइस होते हैं, मतलब इनको पूरी तरीके से बॉईल नहीं किया जाता, थोड़ा सा बॉईल यहाँ पर किया जाता है। ओके, और पैडी स्टेज में ही कर देते हैं, पहले छिलके को उतारते नहीं हैं। ठीक है, देखो राइस के ऊपर हस्क होता है। ओके, उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है ये हस्क। ओके, तो इसको उतारने से पहले हम इसको बॉईल करते हैं, उसको कहते हैं पर बॉइल्ड राइस। ऑलराइट, तो इसके अंदर 3 प्रोसेस होती हैं। पहले हम इसको सोक करेंगे, स्टीम करेंगे और ड्राई करेंगे, और उसके बाद इसकी मिलिंग वगैरह यहाँ पर की जाती है और मार्केट में अवेलेबल कराए जाते हैं। अब देखो पहले इसकी प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो देखो इस तरीके से होता है। ये रॉ पैडी है, आप देख सकते हो कि अभी जो छिलका है उसको उतारा नहीं गया है राइस के ऊपर से,
इस राइस का जो छिलका यहाँ पर है उसके अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं, इसके ब्रान के अंदर, छिलके को आप ब्रान कह सकते हो, ओके। इसके अंदर ये सब विटामिन होते हैं। जब हम इसको वैक्यूम वगैरह में रखते हैं या फिर इसको बॉईल करने की कोशिश करते हैं, तब ये जो आपके विटामिन हैं ये अंदर की तरफ आ जाते हैं। और अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ आपको मिलेगा जो मेन आपका राइस का होते हैं ना, राइस होते हैं, वो आपके इस छिलके के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको मैं सीधी भाषा में बताऊं तो इस छिलके से ये जो विटामिन हैं ये अंदर राइस में पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, बाहर के प्रेशर की वजह से जो छिलका है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है और इसके विटामिन जो हैं वो राइस के अंदर पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परबोलाइट राइस कैरी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो कि ब्राउन राइस के यहाँ पर होते हैं, राइट। तो छिलके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके अंदर पहुँच गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अब देखो समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। परबॉइल्ड राइस के अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होते हैं, स्पेशली थायामीन यहाँ पर होता है जो कि ब्रान से हट करके एंडोस्पर्म यानी कि अंदर पहुँच जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओके। और इसीलिए जो है वो इसके अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सिर्फ ब्राउन राइस के अंदर होती वो सिंपल राइस के अंदर भी देखने के लिए मिलती हैं। तो एडवांटेजेस ये हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं राइस के अंदर, साथ ही साथ इंसेक्ट हैं, फंजाई हैं, वो भी यहाँ पर नहीं लगते। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि राइस जो है वो डार्क कलर का हो जाता है, सफ़ेद नहीं रहता, उसका कलर यहाँ पर डार्क हो जाता है और उसके अंदर एक अलग तरीके की बदबू भी यहाँ पर सी उठ जाती है, ओके। रिस्क ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, क्योंकि उसकी काफ़ी देर तक सोक उसको करके रखा गया। और इसके अलावा जो हाई कैपिटल नीड भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है राइस मिलिंग यूनिट के लिए, कि इस तरीके की सेटअप को करने के लिए कि पहले सोकिंग की जाए, फिर स्टीमिंग, फिर डाइंग, ओके, ड्राइंग। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि परबॉइल्ड राइस किस तरीके से वर्क करते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यूज ज़्यादा होती हैं, क्वेश्चन निकल करके आएगा और बहुत खूबसूरत आएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये जो ब्रान है यहाँ से आपके न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और कर्नेल में पहुँच जाते हैं। ये दोनों की दोनों टर्म भी याद रखिएगा, ब्रान, कर्नेल्स, ओके। ये दोनों तरीके की टर्म्स आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मार्च 2022 के यूपीएससी स्पेशल डाउन टू अर्थ आपको कवर करा दी गई है, एक बार ज़रूर से देखें, बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाई जाती है ये। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है और देख सकते हो एग्रीकल्चर भी इसका एक पार्ट यहाँ पर बन जाता है। उसके अलावा आगे चलें तो 2 पोर्टल लॉन्च किए गए और इन 2 पोर्टल में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली पोर्टल जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखेंगे, किस चीज़ के, कमोडिटीज़ के और पेस्टिसाइड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ये आपके पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो आपके फार्मर वेलफेयर है उन्होंने लॉन्च किए हैं। पोर्टल्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक का नाम है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, क्रॉप पोर्टल इसका नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रॉप पोर्टल किस चीज़ के लिए यहाँ पर है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है ग्रेटर और टाइमली क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन टू द फार्मर्स। तो फार्मर्स को जो बेसिकली प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस हैं पेस्टिसाइड वगैरह से बचने के लिए वो प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर। दूसरा है प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम PQMS, और इसके अंदर जो यूज़र्स यहाँ पर हैं उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, ऑनलाइन सिस्टम वगैरह के हिसाब से ई पेमेंट सुविधाएं, डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग, ऑनलाइन एक्रेडिशन है, रिन्यूअल है अपने डॉक्यूमेंट्स का, या सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा है, वो सब प्रोवाइड की जाएगी। तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कोई बिल उठाया है उसको आप अपलोड कर सकते हैं दिखाने के लिए, आपका जो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, बिल है वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हेल्पफुल यहाँ पर रहेंगी। तो पोर्टल्स के जरिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर बढ़ेगी, साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगा एक्सटर्नल सिस्टम के साथ, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन सिस्टम के अंदर। दोनों पोर्टल, इनका नाम किसने जारी किए याद रखने हैं। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी को रेज कर दिया। देखो फर्टिलाइज़र के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, हमारे किसानों को बहुत ही महंगा मिलेगा फर्टिलाइज़र अगर सरकार उस पर सब्सिडी अवेलेबल नहीं कराएगी तो। अब सरकार ने कहा है कि फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़े हैं, किसान खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको और ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे ताकि फेयर प्राइसेस में फार्मर्स को जो ये फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो सके, ओके। तो जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हैं उनमें चेंजेस यहाँ पर किए गए, स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, खरीफ सीजन के लिए इन सब चीज़ों को चेंज किया जाएगा। अप्रैल 2022 की बात करें, इंटरनेशनल प्राइस यूरिया के 145% से यहाँ पर बढ़े और DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट के जो प्राइसेस हैं वो 66% से यहाँ पर आपके बढ़े हैं, ओके। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। यूनियन बजट 2022-23 में भी यहाँ पर आप देखो उसके मतलब फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए जो अमाउंट है
वो पिछली बार से कम यहाँ पर दिया गया। लास्ट ईयर इतना अमाउंट दिया गया था 1.62 लाख करोड़, लेकिन इस बार सिर्फ 1.09 लाख करोड़ दिया गया है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि किस तरीके से इस चीज़ को लागू करेगी। जब सब्सिडी के जो रेट हैं उसको यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो ये अमाउंट जाहिर सी बात है कि कम पड़ने वाला है। तो देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही रिलीज़ हुआ तो इतना ही देखते हैं। अच्छा, ये फर्टिलाइज़र वगैरह के प्राइस 145% से बढ़े, 66% से बढ़े। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं लाइक अमोनिया है, फॉस्फोरिक एसिड है, इसके प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं। साथ ही साथ जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो भी बढ़े हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में यहाँ पर चल रहा है और इंडिया के अंदर तो खासकर। जो रशिया यूक्रेन की वॉर इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनकी भी शॉर्टेज यहाँ पर हो गई है ड्यू टू स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बाय चाइना ऑन DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी यहाँ पर है, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ के अंदर रहती हैं, आपको ये सब याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। याद भी नहीं रख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम निगाह में रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप न्यूज़ के अंदर आया, और ये बेसिकली एक नई ग्लोबल बॉडी है जो कि फॉर्म की गई थी इसलिए कि जो प्लांट बेस्ड फूड सेक्टर है उसको सपोर्ट किया जाए। प्लांट के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन से आप आर्टिफिशियल तरीके से जो फूड है उसको यहाँ पर जनरेट करोगे, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसको सपोर्ट करने के लिए ग्रुप यहाँ पर बनाया गया था। याद रखना, इसके अंदर जितना भी फूड होगा वो सारा का सारा प्लांट से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसमें किसी भी तरीके का एनिमल ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट नहीं होगा। आपने देखा होगा कि लीफ से लेकर के आप मीट को जो है वो यहाँ पर क्रिएट करते हो, लीफ से मीट को क्रिएट करते हो। लीफ से मीट को क्रिएट करना क्या है कि लीफ आपने कहाँ से तोड़ी है? प्लांट से। तो प्लांट बेस्ड जो फूड है वो आपने यहाँ पर तैयार किया है। इस मीट के अंदर किसी भी तरीके से एनिमल इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ग्रुप यहाँ पर तैयार किया गया है। लगभग 7 रीजन्स या कंट्रीज़ इसके अंदर हैं। इंडिया भी इसका जो है वो पार्ट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स और मीट जो है वो इसके अंदर, सोए प्रोडक्ट वगैरह हैं वो सब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। इन सारे फूड पर जो है वो फोकस किया जाएगा। ये इसका लोगो नीचे दिया गया है, तो ये इस तरीके से मदद करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक जॉइंट स्टडी हुई। जॉइंट स्टडी किसके द्वारा की गई? तो स्टडी की गई नाबार्ड के द्वारा और भारत कृषक समाज के द्वारा। इन दोनों ने ये फाउंड किया कि जो अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पर लोन वेवर, अलग अलग स्टेट जो यहाँ पर लोन वेवर अवेलेबल कराते हैं, इसका फ़ायदा किसी को नहीं मिल रहा। मतलब जो 40% एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको फार्म लोन का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये स्टडी यहाँ पर हुई। इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स यहाँ पर हैं जो कि लोन वेवर अवेलेबल करा रहे हैं 2017 से। उन स्टेट्स के अंदर 40% फार्मर्स ऐसे हैं जिनको इसके बेनिफिट मिलने चाहिए, लेकिन वो इसके बेनिफिट को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लूप होल्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और की फाइंडिंग ये भी यहाँ पर की गई कि जो क्रॉप लॉस यहाँ पर होता है किसानों का, साथ ही साथ वो कर्जे में डूबे रहते हैं या फिर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है उनकी इनकम, और किसी वजह से एग्रीकल्चर की वो इनकम ख़त्म हो गई, उसकी वजह से जो फार्मर्स सुसाइड करते हैं उनकी कंडीशंस इन 3 स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। इन्होंने ये भी बताया कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं लार्ज अमाउंट पर फैमिली कैटेगरी और उनकी जो डिपेंडेंस है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर वो हाईएस्ट है। मतलब लोन जो लेते हैं वो लैंड लॉर्ड वगैरह से यहाँ पर ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ लोन्स पंजाब वगैरह के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो इंडेप्टनेस में चले जाते हैं और उनको फार्म लोन वेवर का भी फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि फार्म लोन वेवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लोन्स पर ही मिलेगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन्स पर नहीं मिलेगा। अगर आपने बैंक वगैरह से लोन लिया है तभी मिलेगा, आपने किसी और से कर्ज पर ले लिया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी बताया गया कि फार्म लोन वेवर पर जो डिफ़ॉल्ट है वो इंस्टीट्यूशनल लोन पर ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, फार्मर सोचता है कि बैंक से लोन लेंगे तो सरकार चुका देगी, हमें चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा इधर उधर करके करवा लेंगे। ओके, तो ये आपको मिलेगा कि इंस्टीट्यूशनल लोन्स पर ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हैं। यही कारण है इसका नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन की पर इतने ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा जो डाइवर्जन है एग्रीकल्चर लोन्स का टुवर्ड्स नॉन एग्रीकल्चर यूज़ वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है पंजाब के अंदर। मतलब लोन तो उठाए जाते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, लेकिन उनका यूज़ कर लिया जाता है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो आपकी फार्म लोन वेवर है
वो इसके बारे में है। बेसिकली फार्म लोन वेवर क्या होता है उसके बारे में बताया गया। ये एक तरीके की कस्टमाइज्ड स्कीम है जिसमें स्टेट हेल्प करते हैं किसकी, पीजेंट्स की। और बेसिकली जो आपका फार्मर्स को अपना लोन रीपे करना था या फार्मर्स की जो लायबिलिटीज़ बनती हैं वो फार्मर से शिफ्ट करके सरकार पर डाल दी जाती हैं और सरकार जो है वो बैंक को लोन रीपे करती है। ये बेसिकली अगर आप फार्म लोन लेते हैं तो आप क्रॉप लोन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट लोन हो सकता है, इक्विपमेंट वगैरह के लिए लोन आप ले सकते हैं। सभी लोन्स फार्म लोन वेवर के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं, मतलब इन सभी पर छूट मिल सकती है। ओके, तो ये लोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? लोन की ज़रूरत तो पड़ेगी, अभी इनपुट खरीदने हैं। ओके, तो उस पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोडक्टिविटी लो रही तो वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। मॉनसून में दिक्कत आ गई, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। आउटपुट प्राइस अच्छे नहीं मिले तो वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। लोन की तो ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप इस तरीके से ले लेते हैं। उसके अलावा नाबार्ड की जो स्टडी हुई उसमें रिकमेंडेशंस भी की गई। इन्होंने कहा कि एक हेल्दी क्रेडिट कल्चर प्रमोट करने की ज़रूरत है। ऐसे ही ज़बरदस्ती लोन मत बांटो, ठीक है, ऐसे ही ज़बरदस्ती लोन मत बांटो जिस इज़ अनहेल्दी। लेकिन हमें हेल्दी क्रेडिट कल्चर को प्रमोट करना है। फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाइए और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डिस्टोर्शंस है उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक रियल टाइम डायनामिक डिस्ट्रेस इंडेक्स तैयार कर सकते हो फार्मर्स के लिए, जहाँ पर हमें बेसिकली इस चीज़ पर ही मॉनिटर करेंगे कि क्रेडिट जो है वो किस तरीके से अवेलेबल हो। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे देखने के लिए मिलेगा ट्रेम स्टेज 4 इमिशन नॉर्म्स जो है वो यहाँ पर लागू करने की बात की गई। सेंटर कह रहा है कि जो ट्रेम स्टेज 4 इमिशन नॉर्म्स हैं उनकी जो डेट है इम्प्लीमेंटेशन की उसको हम डिफर यहाँ पर कर रहे हैं। ट्रेम स्टेज 4 क्या है? ये कुछ भी नहीं है। जैसे भारत स्टेज यहाँ पर है ना व्हीकल्स के लिए, अभी कौन सा चल रहा है तो आपको पता चलेगा कि हम भारत स्टेज 6 की तरफ को मूव कर रहे हैं। 5 को स्किप कर दिया है, 4 से हम 6 की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं और ये यूरो मॉडल के ऊपर बेस हैं। तो ऐसे ही आपके ये हैं, आपके क्या नाम है इनका, ट्रेम स्टेज 4। याद रखना ट्रेम स्टेज 4 जो इमिशन नॉर्म्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए हैं। कुछ और हैवी इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, ओके, लेकिन जो भारत स्टेज हैं वो और जो मतलब रोड वगैरह पर आपके व्हीकल्स चलते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अप्रैल 2022 में नए जो आपके ट्रेम 4 इमिशन नॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे किस पर, ट्रैक्टर्स पर जिनमें इंजन जो है वो 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा होगा। साथ ही साथ जो आपके ट्रेम 3 नॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पर अभी कंटिन्यू रहेंगे ऐसे सभी व्हीकल्स पर जिनमें 50 हॉर्स पावर से कम के इंजन जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है ट्रेम स्टेज 4, कम से कम इसको तो याद रखो। अभी क्या है कि ट्रेम स्टेज 3 यहाँ पर चल रहा है। ये जो नॉर्म्स हैं 2010-11 से यहाँ पर एप्लीकेबल हैं पूरे इंडिया में। ट्रैक्टर वगैरह एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जितने भी चलते हैं उन सभी पर ट्रेम स्टेज 3 नॉर्म्स यहाँ पर लागू किए गए हैं। ये नॉर्म्स बेसिकली रेगुलेट करते हैं पोल्यूशन वगैरह को। तो सेम है, लगभग भारत स्टेज की तरह ही इनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और भारत स्टेज मतलब ट्रेम नॉर्म्स हैं और इनको लागू करने की इस तरीके से बात यहाँ पर चल रही है। तो ये सब डाटा है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी अमेंड किए थे जो ट्रैक्टर वगैरह हैं या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं जो कि सड़कों पर ज़्यादा नहीं चलते, ओके, तो स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यहाँ पर हैं, उनके लिए जो नॉमेनक्लेचर है उसको चेंज किया गया। भारत स्टेज ही था इनके लिए भी, लेकिन अब इसको भारत स्टेज ना कह करके अब हम इसको यहाँ पर जो है वो ट्रेम यहाँ पर कहेंगे, ओके। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर याद रखो क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है भारत स्टेज प्रीफिक्स लगाने से। तो एग्रीकल्चर मशीनरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए इन सब को यहाँ पर चेंज किया गया है, ओके। तो ये ध्यान में रखो। अमेंडमेंट जो है वो भारत स्टेज को रिप्लेस कर देंगे ट्रेम स्टेज से, और भारत स्टेज 4 को ट्रेम स्टेज 4 कहा जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, और भारत स्टेज 5 को ट्रेम स्टेज 5 कहा जाएगा। भारत स्टेज 5 इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किए गए, लेकिन ट्रेम स्टेज 5 इंडिया के अंदर लॉन्च किए जाएंगे, ओके। तो एग्रीकल्चर मशीनरी पर एप्लीकेबल होंगे, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स हों, पावर टिलर्स हों या फिर कंबाइंड हार्वेस्टर्स हों, इन पर लागू होंगे, ओके। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखो किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। फिर उसके बाद कमोडिटी मार्केट आउटलुक यहाँ पर रिलीज़ की गई। कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की गई है और इसके अंदर की फाइंडिंग्स नज़र आई और इन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो एनर्जी प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है पूरी दुनिया में, 3 बार बता चुका हूँ मैं अब तक कि एनर्जी प्राइसेस पूरी दुनिया में यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी प्राइसेस कभी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिले। ऐसे एनर्जी जो प्राइसेस में बढ़ोतरी है 1973 में देखने के लिए मिली थी ऑयल क्राइसिस के दौरान, उसके बाद ऐसी बढ़ोतरी कभी देखने के लिए नहीं मिली। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा फूड कमोडिटीज़ हो, फर्टिलाइज़र हो, सभी पर प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है और 2008 के बाद ये प्राइस ऐसे बढ़ते हुए कभी दिखाई नहीं दिए जैसे अब दिखाई दे रहे हैं।
इन्होंने ये भी कहा कि जो फूड है, फ्यूल के प्राइसेस इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, वॉर की वजह से हो सकता है। ओके, और ये जो हैं वो कम से कम 2024 तक तो रहेंगे, और इसकी वजह से रिस्क भी है किसका, स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बढ़ सकता है। दीज 3 कंडीशंस कंबाइंडली कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो ये तीनों कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, और कहा जा रहा है कि यही कंडीशन जो है वो बढ़ने के चांसेस बनेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो नज़र आएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव जो आपकी मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको कहते हैं ट्राइफेड, उसने बेसिकली एक नेशनल लेवल की जो कॉन्क्लेव है वाइल्ड एंड फॉरेस्ट हनी के ऊपर, उसको ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कॉन्क्लेव है, और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, नेशनल बी बोर्ड भी इसके अंदर में यहाँ पर रहे। इन्होंने बताया कि फॉरेस्ट और वाइल्ड हनी कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और हनी गैदरिंग जो कम्युनिटी है उसको एंगेज करना है। और इसके अंदर अगर हम देखें, वाइल्ड है, फॉरेस्ट हनी है, इनकी रैंक जो है वो काफ़ी पॉपुलर है ये पूरी दुनिया में। इनके अंदर मिठास ज़्यादा होती है, हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, और न्यूट्रिशन भी इसके अंदर काफ़ी होता है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और ट्रेडिशनल फॉर्म में मेडिसिन के रूप में लाइक आयुर्वेद, सिद्धा में भी यूज़ की जाती हैं। तो इसके वजह से आपको मिलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हनी फार्मिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हाई वैल्यू बी हाइव प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बी वैक्स मिल सकता है, बी पोलेंस है, प्रोपोलिस, रॉयल जेली है, वी वैनम है, ये सब हमें प्रोडक्ट के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया जो है वो दुनिया के टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स में से एक है, और एक्सपोर्ट हनी का लगभग 110% से इंक्रीज़ हुआ है पिछले 7 सालों में। अगर हम देखें 2013-14 से 2019-20 के बीच लगभग 110% से हनी का एक्सपोर्ट यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है। तो इसके लिए हमने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन भी चलाया था, और इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर के अंदर था, बी कीपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए था। उसके अलावा हनी मिशन प्रोग्राम जो कि KVIC लेड करेगी, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा इनिशिएटिव। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्पेशली जो बी कीपिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए MSME के अंदर में है। ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ सकता है कि कौन सा मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर में यहाँ पर चल रहा है, तो आपको ये एक बार निगाह में रखना है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वेस्ट बंगाल पिछले साल इंडिया का टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर था, लेकिन इस बार यूपी ने वेस्ट बंगाल को पछाड़ दिया है, और यूपी जो है वो टॉप प्रोड्यूसर बन चुका है वेजिटेबल्स का, ओके, इंडिया के अंदर, और वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश पिछले साल भी फ्रूट के मामले में टॉप पर था, और इस बार भी आंध्र प्रदेश फ्रूट के मामले में टॉप पर नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 3 स्टेट वेजिटेबल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, यहाँ पर इतना याद रखेंगे। उसके अलावा जो हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम या पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये एक पोर्टल है, और इस पोर्टल के अंदर आप देखेंगे जो हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं JP दलाल, उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, नाम याद रखिएगा, बागवानी बीमा योजना है। 10 करोड़ रुपए इस स्कीम के अंदर में इनिशियली दिए गए हैं। इसके अंदर अगर किसी फार्मर की क्रॉप डैमेज होती है किसी भी तरीके से, वेदर से या नेचुरल कैलेमिटीज से, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अंदर अगर वेजिटेबल आपने उगाई थी तो उसके लिए 30,000 पर एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा, और अगर आपने फ्रूट यहाँ पर उगाई थी तो 40,000 पर एकड़ के हिसाब से कंपनसेशन आपको दिया जाएगा, ओके। और इसके अलावा आपको मतलब फार्मर को कंट्रीब्यूट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, प्रीमियम देना है 2.5% इंश्योर्ड सम का, यानी कि अगर आप वेजिटेबल और स्पाइसेस उगा रहे हो तो फार्मर को 750 रुपये पर एकड़ के हिसाब से भरने हैं, और अगर आप फ्रूट उगा रहे हो तो 1,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से यहाँ पर भरने हैं। स्कीम के अंदर 21 क्रॉप्स कवर की गई हैं, जिसमें से कि 14 वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, 2 स्पाइसेस हैं और 5 फ्रूट क्रॉप्स यहाँ पर हैं। सिर्फ इन 3 पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। स्कीम जो है वो ऑप्शनल है उन फार्मर्स के लिए जो कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम के पोर्टल से जुड़े हुए हैं पहले से ही। अगर वो चाहें तो इस स्कीम को ले सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए मैंडेटरी है जो कि इस पर जुड़े हुए नहीं हैं। इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, रिव्यू भी किया जाएगा और देखा जाएगा कि स्टेट लेवल पर जो स्कीम चलाई गई है ये अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखो। प्रतिकूल मौसम हो, प्राकृतिक आपदा हो, सरकार भरपाई करेगी और 30,000 रुपये दिए जाएंगे पर एकड़ के हिसाब से। अगर सब्जी मसालों में कोई आपदा आई है, अगर फल उगाए हैं और वो ख़त्म हो गई खेती, तो 40,000 पर एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। और ये जो है वो आपकी मेरी फसल मेरी ब्यौरा नाम की जो पहले से ही पोर्टल है उसमें अगर पंजीकृत हैं आप
तो आपको ये योजना मतलब वैकल्पिक है, आप ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो लो वरना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। कर्नाटक ने कहा है डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल तरीके का एक एक्सक्लूसिव कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर लॉन्च करेंगे। ये ऐसा कोऑपरेटिव बैंक होगा जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करेगा कि डेयरी इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हो। तो इसका नाम होगा नंदनी और शीरा, शायद इसी तरीके का कुछ नाम है इसका, नंदनी शीरा समृद्धि सहकार बैंक। ओके, खैर नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये बात जो है वो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कही। इंडिया का पहला डेयरी कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर ये ओपन किया गया है, याद रखना। और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए फाइनेंशियल सुविधाएं अवेलेबल यहाँ पर कराएगा। तो डेयरी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए मदद करेगा, साथ ही साथ स्टेट में रेवेन्यू बढ़ेगा, फार्मर्स की इनकम यहाँ पर बढ़ेगी। अमित शाह जी ने इसके लिए अलग से एक लोगो भी यहाँ पर लॉन्च किया। और एक कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनिशियल जो कैपिटल है वो 360 करोड़ की दी गई है, जिसमें से लगभग 100 करोड़ तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं, बाकी के 260 करोड़ जो है वो मिल्क फेडरेशन एंड कोऑपरेटिव्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पंजाब की मंडी बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल जे फॉर्म फार्मर्स के लिए और फॉर इट्स प्रोक्योरमेंट। देखो, पंजाब की मंडीज़ होंगी, मंडीज़ जो हैं वो फार्मर्स से जो उसके प्रोड्यूस हैं उसको खरीदेंगी, खरीदने के बाद वो डिजिटल तरीके से एक जे फॉर्म को यहाँ पर बनाएंगी और ये फॉर्म किसानों के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। किसान उस पर्टिकुलर फॉर्म का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। ओके, कुछ भी करने का मतलब ये है कि उस फॉर्म का यूज़ करके वो लोन वगैरह ले सकते हैं। ओके, कहीं गिरवी रख करके कुछ भी उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये पंजाब मंडी बोर्ड ने इस काम को यहाँ पर किया है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए। डिजिटल जे फॉर्म यहाँ पर आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड किया जाएगा फार्मर्स के। जब उनका प्रोक्योरमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ये जे फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा करने वाला पहला स्टेट यहाँ पर बना है और ये मूव जो है वो लगभग 9 लाख रजिस्टर्ड फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। जे फॉर्म जो है वो बेसिकली एक तरीके से सेल रिसिप्ट है, कुछ नहीं है यार, ये एक तरीके का इनवॉइस है और इस इनवॉइस पर सरकार की मोहर लगी रहेगी, जिसकी मदद से आपको ये एश्योर हो जाएगा कि ये पैसा आपका है, आप इस पैसे से कुछ भी कर सकते हो। मतलब पैसा फिजिकल नहीं है ना ही वर्चुअल है, लेकिन एक फॉर्म के रूप में यहाँ पर एश्योर किया गया है। ओके, तो ये व्हाट्सअप नंबर पर भेजा जाएगा आफ्टर सेल, याद रखना जब सेल हो जाएगी उसके बाद ही होगा। और ये जो है वो मैनुअली जनरेट किया जाएगा जो कमिश्नर एजेंट्स हैं उनके द्वारा। और ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, इस तरीके का होगा ये जे फॉर्म, आपका यहाँ पर नंबर होगा, नाम लिखा होगा, कितना कितना प्रोक्योरमेंट होगा, यहाँ पर सब मोहर्स लगी हुई होंगी, ये आपके पास यहाँ पर होगा। आप इसको ले जाओ बैंक में, बैंक से कहो लो जी ये रहा, इसके बदले मुझे लोन दे दो, वो आपको लोन अवेलेबल करा देंगे। आपको लोन लेना है, इनकम टैक्स वेवर लेना है, वहाँ पर लगा सकते हो आपको, मतलब इनकम टैक्स वगैरह में छूट के लिए। ओके, और फार्मर का इंश्योरेंस है उसमें यूज़ कर सकते हो, सब्सिडी क्लेम में यूज़ कर सकते हो, लोन उठा सकते हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इस फॉर्म को यूज़ करके। डिजी लॉकर पर भी अवेलेबल रहेगा और इसकी लीगल वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, डिजी लॉकर पर इसकी लीगल वैलिडिटी रहेगी, याद रखना। और फार्मर्स को बेसिकली बेनिफिट ही होगा क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पर रहेंगे और एक तरीके से ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। वीट के लिए भी है, पैडी क्रॉप्स के लिए भी है। किस स्टेट ने लॉन्च किया? पंजाब ने, ये मत भूलना। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अपीडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन दोनों ने साथ में मिलकर के एक एमओयू साइन किया है और एग्रीकल्चर जो बेसिकली प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का काम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो जो आपकी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, एक तो वहाँ पर जो एरियाज़ हैं उनमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराने का काम, साथ ही साथ जीरो कार्बन इमिशन भी हम यहाँ पर जो है वो लॉन्च करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो सस्टेनेबल तरीके से उगाए हुए होने चाहिए, उसके लिए यहाँ पर मदद करेंगे। बेसिकली देखो, वर्ड सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, वर्ड पूरा है एक्सपोर्ट वैल्यू चेन। प्रोडक्शन से लेकर के एक्सपोर्ट तक उसके अंदर इंटरवेंशंस लिए जाएंगे। आप प्रोडक्शन किस तरीके से कर रहे हो, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का तो यूज़ नहीं कर रहे, ज़्यादा पेस्टिसाइड का तो यूज़ नहीं कर रहे, वाटर सही से यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे करके ये काम यहाँ पर किया जाएगा। पूरी जो वैल्यू चेन है उसमें एडिशन यहाँ पर किया जाएगा। तो दोनों के दोनों इस तरीके से आपकी मदद यहाँ पर करेंगे। ये एक एमओयू है और आपको जस्ट इतना याद रखना है। उसके अलावा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एग्रीकल्चर खरीफ कैंपेन के ऊपर, और यहाँ पर टारगेट सेट किया गया कि अगले साल जो क्रॉप ईयर होगा बेसिकली 2022-23 का, उसमें हम 328 मिलियन टन के करीब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन यहाँ पर करेंगे।
अभी लगभग 316 मिलियन टन के करीब यहाँ पर है। इसको हम बढ़ा करके 328 मिलियन टन यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा टारगेट जो है वो रखा गया है। आप जस्ट इस टारगेट को यहाँ पर याद रखने की कोशिश करोगे और प्रीवियस ईयर की तुलना में 3.8% ज़्यादा टारगेट यहाँ पर है और 328 मिलियन टन होगा। और इसमें से 163 जो है वो खरीफ सीजन से लाएंगे और 164 जो है वो आपकी राबी सीजन से लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर याद रखो। अब खरीफ सीज़न को भी ब्रोक किया है कि राइस से आएगा इतना, मेज से आएगा इतना, पल्स से इतना, ऑयल सीड से इतना। तो एक तरीके से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखो कि राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आता है। फिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ऑयल सीड वगैरह से हम लाएंगे, फिर मेज आएगा और फिर पल्सेज यहाँ पर आएंगे। तो ये सब थोड़े से यहाँ पर याद रखने की कोशिश करोगे। उसके बाद पीएम मोदी ने यहाँ पर लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो, जिसका नाम है दूधवाणी। ये इन्होंने लॉन्च किया। ये ऐसी रेडियो है और इस पर बेसिकली इस रेडियो के ज़रिए आपको जितने भी फार्मर्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी। किस तरीके से आप एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल प्रोडक्शन हस्बेंड्री को प्रमोट कर सकते हैं और जो पशु है उसकी सेहत का कैसे ध्यान रखा जाए, ये सब इस रेडियो कम्युनिटी के द्वारा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा जो और भी चीज़ें यहाँ पर डेडिकेट की गई देख सकते हैं आप, जैसे एक ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायोगैस प्लांट यहाँ पर जो है वो धामा गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया। उसके अलावा 4 गोबर गैस प्लांट गुजरात के अंदर 100 टन कैपेसिटी के यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइज किए गए, मतलब ओपन किए गए, डेडिकेट किए गए नेशन को। सब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही ऑर्गेनाइज़ किया। तो दूधवाणी जो है वो एक तरीके से ये एस्टेब्लिश किया गया है बाई बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, बनास डेयरी के द्वारा इसको यहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि पालनपुर गुजरात के अंदर बेस है। और ये इनका कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होगा दूधवाणी। इसका FM इतना है और यहाँ पर जो है वो लगभग 5 लाख डेयरी फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली गुजरात के। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसा पहला इनिशिएटिव है डेयरी फार्मर्स के लिए, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया, और इंडिया में ऐसा पहला इनिशिएटिव ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखो। उसके अलावा FAO ने एक रिपोर्ट जारी की। इन्होंने कहा जो फिशरीज़ है, एक्वाकल्चर है, उन सब के लिए जो इंश्योरेंस है वो इंडिया के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंडिया और कंट्रीज़ भी थी लाइक चाइना, इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, 4 कंट्रीज़ की एनुअल जानकारी दी और 5 रीजन्स की भी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी इस रिपोर्ट के जरिए, जिसका नाम था वर्ल्ड रिव्यू ऑफ कैप्चर्ड फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंश्योरेंस। तो जो ऐसे फार्मर्स हैं जो कि एक्वाकल्चर और फिशरीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर देखने के लिए मिला है कि उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट का बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको इंडियन फिशरीज़ और एग्रीकल्चर सेक्टर से इग्नोर किया जा रहा है। ओके, इसके पीछे इन्होंने कुछ कारण भी बताए। हमारे लिए कारण जानने बहुत ही ज़रूरी है। कारण ये है जो फिशिंग वेसल्स हैं या असेट्स हैं, उनका इंश्योरेंस कोस्टल रीजन में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई? कोस्टल रीजन में भारी मात्रा में आप देखो आपदाएँ आती हैं, सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, तो नुकसान भारी होता है। उसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको प्रीमियम बहुत जल्दी देना पड़ता है, और सॉरी प्रीमियम कह रहे हैं, जो इंश्योरेंस कवरेज है वो प्रोवाइड कराना पड़ता है। इतना प्रीमियम आता नहीं तो कंपनीज़ को नुकसान होता है, जिसकी वजह से प्रोवाइड नहीं करा रहे। सेम चीज़ है कि जो प्रीमियम्स हैं या तो फिर वो हाई रखेंगे। ओके, अब देखो आप कि आपने अगर लिया है 40,000 रुपये का, मान लो आपने इंश्योरेंस कवर यहाँ पर लिया है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 1,000 का। लेकिन कोस्टल एरिया में यही प्रीमियम 2,000 रुपये का है। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है प्रीमियम जो कवरेज प्रोवाइड कराने की। सेम दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर लिंक देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि अनअवेयर हैं इस चीज़ के लिए। ओके, तो ये सब पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप ध्यान में रखोगे। जो फिशिंग वेसल्स हैं, कोस्टल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या एक्वाकल्चर वगैरह है, उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज नहीं देखने के लिए मिल रहा। उसके बाद लास्ट खबर है और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा IIM के यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड में जो है, उसके अलावा AARDO यानी कि अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने MOU साइन किया है और जो आपका बेसिकली रिसर्च को प्रमोट करेंगे, टेक्निकल नॉलेज असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए 33 कंट्रीज़ में ये काम किया जाएगा। ऐसे कंट्रीज़ जो कि एशियन और अफ्रीकन रीजन के अंदर आते हैं और रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ये 33 के 33 कंट्रीज़ जो हैं इसके अंदर
एशिया जो अफ्रीका रीजन है उसकी 31 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, बाकी की 2 इधर उधर की कंट्रीज़ होंगी। ओके, तो ये 2 हैं वो इस चीज़ पर वर्क करेंगे। बस याद रखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर में किया जाएगा। तो ये सारी जो न्यूज़ हैं वो हमारे काम की हो जाती हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 1 घंटे से ऊपर की निकल गई, और ये आपके इस तरीके से जो है वो पूरा हो गया एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ का अप्रैल 2022 का। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर करके ज़रूर से जाओ भाई, ठीक है। इस शेयर के बिना काम नहीं होगा, ऐसे कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, और चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।